Hello everyone, this is Narendra Kumar and I welcome you all at the Chandigarh Career Group. Uh, जो है गाइस, हम इसी सीरीज़ को फिर से कंटिन्यू कर रहे हैं और आज का भी जो लेक्चर होगा ये सब्जेक्टिव बेस्ड होगा, राइट। और जो है सब्जेक्टिव बेस्ड होगा तो आपने अभी तक अपने रिस्पॉन्सेज को सबमिट नहीं करवाया है, सो हम अज्यूमिंग दैट यू गाइस आर लाइकिंग द सब्जेक्टिव मेथड, सो वी आर फॉलोइंग इट। व्हेनेवर you require the objective methods, you can let us know so that we can make the changes, right। ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज द वेरी फर्स्ट न्यूज़ और यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली क्या किया है, डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है मिशन इंद्रधनुष 3.0, राइट। पहले ये जो है न्यूज़ आपको याद रखनी है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है मिशन इंद्रधनुष 3.0। यदि हम बात करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की, तो ये क्या है, ये इज अ यूनियन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर, राइट। और इन्होंने क्या किया है, जो किया है मिशन इंद्रधनुष 3.0, राइट। और इसको बेसिकली ऐसे बोला जा सकता है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0, राइट। अब ये जो आपके मन में क्वेश्चन ये आएगा कि सर ये तो अच्छी बात है कि मिशन इंद्रधनुष जो है लॉन्च किया डॉक्टर हर्षवर्धन ने, लेकिन इसका एम क्या है, राइट। इसका एम ये है कि ये क्या करेगा, टू एक्सपेंड द इम्यूनाइजेशन कवरेज ऑफ द अक्रॉस द कंट्री, राइट। अब ये इम्यूनाइजेशन क्या है, ये भी हम सभी सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे जब हम मिशन इंद्रधनुष को डिटेल में देखेंगे। लेकिन अभी तक आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या किया है कि लॉन्च किया है मिशन इंद्रधनुष 3.0, राइट। अब जो मेन फोकस होगा इस मिशन का ये होगा कि जो हमारे चिल्ड्रंस है या प्रेग्नेंट वुमेन है, राइट, जिनको जो है जिनको जो भी मतलब इस स्कीम के तहत क्या मिलती थी, वैक्सीनेशन मिलती थी, राइट, वो नहीं ले पाए किसकी वजह से, कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से, राइट। तो ये जो है मेडिकेशंस उनको प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब हम बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में कि ये मिशन इंद्रधनुष है क्या। अभी ये जो स्कीम है इसको लॉन्च किया गया है कौन सी ईयर में, 2014। आपको ये याद करना है इसका क्या था, इसका मेन एम था कि टू प्रोवाइड द अफोर्डेबल, जो कि मतलब क्या करें लोग इसको अफोर्ड कर सके। व्हाट डज इट मीन कि काफ़ी चीप होगी, राइट। यदि मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो काफ़ी क्या होगी, चीप रेट पे आपको क्या मिलेगी, मेडिकेशंस मिलेगी, राइट। और एक्सेसिबल हेल्थ केयर टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। जो मेन एम है इम्यूनाइज, मतलब कि क्या, टू बूस्ट द इम्यूनिटी। इम्यूनाइजेशन का मतलब है टू बूस्ट द इम्यूनिटी जो है बूस्ट करने के लिए क्या किया जाएगा, कुछ मेडिकेशंस को दिया जाएगा। किसको जो है किसकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने की यहाँ पे बात कर रही है, ऑल द चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ द 2 ईयर, राइट, एज वेल एज द प्रेग्नेंट वुमेन, राइट। अब ये सर इनकी जो इम्यूनिटी को बूस्ट करने की जरूरत क्या है, तो बेसिकली एक ऐसी जो है 8 प्रकार की डिसीजेस को रोकने के लिए ये क्या किए जाएंगे, ये डोजेज आपको दिए जाएंगे, राइट। तो ये सर डिसीजेस कौन सी है, पहली जो डिसीज है वो है आपका डायरिया, राइट। जो सेकंड है वो है वूपिंग कफ, राइट। जो थर्ड है ये है टेटनस, फोर्थ है जो ये है पोलियो, फिफ्थ इज ट्यूबरक्लोसिस, सिक्स्थ इज मिसल्स, राइट। और जो है सेवंथ है आपकी मेनिटिस, राइट। और 8 है आपकी हेपेटाइटिस बी। ये 8 बीमारियों को क्या किया जाएगा, इनसे क्या किया जाएगा कि जो हमारे चिल्ड्रन है और जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स है इनको प्रिवेंट किया जाएगा। ये सब करने के लिए क्या किया गया था, जो मिशन इंद्रधनुष है इसको लॉन्च किया गया था 2014 में। अब क्या था कि ये इनिशियली जो है लॉन्च किया गया था थोड़ी सालों के लिए, लेकिन अब क्या होता है टाइम टू टाइम इसके नए वर्जन आते रहते हैं, राइट। और इसी के बीच में क्या हुआ है, अब जो है इसका थर्ड वर्जन आ गया है जिसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 3.0। अब बेसिकली इसके ये 2 राउंड होंगे, राइट, 15-15 दिन के लिए। और उनमें क्या किया जाएगा कि उनको क्या किया जाएगा, जो हमारे चिल्ड्रंस हैं और जो हमारे प्रेग्नेंट वुमेन हैं उनको क्या किया जाएगा, डोजेस दिए जाएंगे, मतलब वैक्सीनेशन दी जाएगी। किससे प्रिवेंट करने के लिए, टू प्रिवेंट फ्रॉम दीज 8 डिसीजेस, राइट। अब जो है फर्स्ट राउंड जो है कब स्टार्ट होगा, ये फरवरी 22, 2021 से स्टार्ट होगा और दूसरा जो है 22 मार्च से स्टार्ट होगा, राइट। अब ये जो है दिस वैक्सीनेशन ड्राइव विल बी कंडक्टेड इन द प्री आइडेंटिफाइड, ये बच्चे जो हमारे क्या है 250 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे पहले चलेगा, राइट। और उसके बाद जो है जो अर्बन एरियाज है अक्रॉस द 20, यहाँ पे कितना आएगा 28 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी, यहाँ पे 29 स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरी इन द कंट्री टू रीच आउट द एवरी dropped out and the left out of the child and the pregnant woman। I hope आपको ये समझ में आया होगा।
लेकिन यदि मैं यहाँ पे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बात करूँ तो आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि एक तो ये वाली न्यूज़ जो अभी आई है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन ये बनेगा, दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा इसको लॉन्च किसने किया है, तीसरा कि जो फर्स्ट इंद्रधनुष था इसको लॉन्च कब किया गया था, और फोर्थ आपका ये बनेगा इसमें डिसीजेस कौन कौन सी है, राइट, और फिफ्थ जो है ये बनेगा कि बेसिकली इसमें कवर क्या किया जाएगा, राइट। तो 5 क्वेश्चन यहाँ से आपके प्रिपेयर हो चुके हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड, राइट, न्यूज़ नंबर 2। इसमें क्या बोला जा रहा है, प्रकाश जावड़ेकर ने इनॉग्रेट किया है अटल पर्यावरण भवन कहाँ पे, लक्षद्वीप के अंदर, राइट। पहला क्वेश्चन यही बन जाता है, राइट, कि प्रकाश जावड़ेकर ने या फिर किसने क्या किया है, अटल पर्यावरण भवन को इनॉग्रेट किया है। पहला क्वेश्चन ये हो गया, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रकाश जावड़ेकर, और कहाँ पे किया है, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये बन जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली मिनिस्टर इसके हैं, ये तीसरा क्वेश्चन ये बन जाता है, ये मिनिस्टर यूनियन मिनिस्टर फॉर द इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, राइट। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने इनॉग्रेट किया है लक्षद्वीप में, क्या इनॉग्रेट किया है, अटल पर्यावरण भवन को, राइट। तो बेसिकली क्या है, आज के लिए विजिट पे है लक्षद्वीप की, इसलिए इन्होंने ये काम किया है, राइट। तो यही जो है यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द न्यूज नंबर 3। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो पुडुचेरी के चीफ मिनिस्टर है वी नारायण स्वामी ने रिजाइन दे दिया है। तो आपको जो है एग्जाम से रिलेटेड जो है इतनी कोई खास इंफॉर्मेशन ये है नहीं, बट आपको आपकी जीके के लिए, ठीक है, जो जनरल आपकी नॉलेज होती है उसके लिए आप ये इसको क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो, राइट। तो बेसिकली यहाँ से एक जो चीज़ ये निकलेगी कि पहले जो है अब इनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रही है, ये आपको याद नहीं करना है, लेकिन जो अभी ये है तमिली साई सुंदरराजन, अब ये क्या बन गए, हाल ही में इनको क्या किया गया है, इलेक्ट किया है एज अ गवर्नर ऑफ द पुडुचेरी। इससे पहले जो गवर्नर थे जिनका नाम था किरण बेदी, उनको क्या कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया। आज की डेट में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये कौन है, तमिल साई सुंदरराजन। तमिल साई सुंदरराजन सिर्फ पुडुचेरी के गवर्नर नहीं है, ये अलॉन्ग विद दैट तेलंगाना के भी क्या है, गवर्नर है। ये भी पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। आई होप ये समझ में आया होगा। नाउ जो आपकी न्यूज़ है, न्यूज़ नंबर 4, राइट, इसका आप थोड़ा ध्यान से सुनना कि आरबीआई ने रिसेंटली क्या किया है, आरबीआई ब्रिंग्स स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम, राइट, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अंडर इट्स रेगुलेटरी प्रीव्यू। मतलब कि क्या, कि आरबीआई क्या करेगी, अब इस बैंक के ऊपर क्या करेगी, जो है नजर रखेगी, राइट, अब नजर रखेगी इसके ऊपर। अब बेसिकली ये क्या था कि क्यों इसको आरबीआई को ये जरूरत पड़ेगी, ये हम समझने की कोशिश करते हैं, इसके पीछे रीजंस क्या थे, राइट, इसके पीछे रीजंस क्या थे। तो सबसे पहली बात है, इसके लिए आपको जो है 2 अमेंडमेंट याद रखने पड़ेंगे। एक है 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक है 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट। 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा क्या किया जाता है, जो आपकी सिक्किम थी उसको एज अ एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है, और जो 36 वाली थी इसमें क्या था, फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाता है। ये बात समझ में, यस नो। अब उसके बाद रिसेंटली हुआ क्या कि जैसे ही इसको क्या किया गया, ये फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, तो अब इसको क्या कर दिया गया, इसको इंक्लूड कर दिया गया आर्टिकल 371 एक्ट में। सर किसको 371 में इंक्लूड कर दिया गया है, ये जो आपकी सिक्किम है इसको इंक्लूड कर दिया गया है। अच्छा सर, ये जो है भले आर्टिकल 371 में एक्ट में सिक्किम को इंक्लूड कर दिया गया, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि जिस भी जो स्टेट को आर्टिकल 371 में रखा जाता है उसको क्या किया जाता है, स्पेशल स्टेटस मिलता है, राइट। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि सर ये स्पेशल स्टेटस होता क्या है। तो बेसिकली जो है स्पेशल स्टेटस क्या करता है कि आपको जो बाकी रेस्ट ऑफ द स्टेट से क्या करता है, थोड़ा स्पेशल बना देता है। स्पेशल इन टर्म्स ऑफ वर्क, मतलब कि क्या, एक आपने नाम सुना होगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, राइट, सुना होगा, आई एक्सपेक्टिंग की सुना होगा। अब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या होता है कि कुछ पैसा आपका क्या करता है, स्टेट्स देती है, राइट, और कुछ पैसा कौन देता है, सेंटर देता है। यदि क्या होता है, यदि मैं नॉर्मल स्टेट की बात करूं तो सेंटर, मान लो कोई स्कीम जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, तो उसमें क्या करेगा, सेंटर आपका कितना देगा, सेंटर 60% देता है, और यहाँ पे स्टेट जो है 40% देता है, राइट। ये नॉर्मल स्टेट के लिए है जो कि स्पेशल स्टेटस के अंडर नहीं आती है। लेकिन कोई ऐसी स्टेट है जो स्पेशल स्टेटस के अंडर आती है, तो उसके ऊपर क्या करेगा, उस स्कीम में 90% स्पेंडिंग किसकी होगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी, और जो है 10% किसकी होगी, उस स्टेट की होगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, जब आपको स्पेशल स्टेटस मिलता है, ऐसे ही आपको जो है बहुत सारे जो है एडवांटेज मिलते हैं जो नॉर्मल स्टेट को नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका काफी पैसे वगैरह भी बच जाते हैं, राइट। और यही नहीं, जब इसको स्पेशल स्टेटस का
दर्जा मिल गया था सिक्किम को, तो क्या हो गया कि इसके ऊपर जो है जो कंपनीज एक्ट 2013 का था और जो रेगुलेशन एक्ट था, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट था, ये भी इसके ऊपर क्या हो गया, अप्लाई नहीं हो सकते। मतलब कि क्या मतलब ये हो गया सर कि कहीं ना कहीं ये इट वाज द आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द आरबीआई, बिकॉज आरबीआई क्या करता है, ये एक तो आरबीआई एक्ट 1934 के हेल्प से क्या करता है, रेगुलेट करता है बैंक्स को, और दूसरा कौन सा है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, इन दोनों की हेल्प से क्या करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है। लेकिन जो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम था, ये क्या है, इट वाज आउटसाइड द प्रीव्यू ऑफ द आरबीआई, उसके ऊपर किसी की अथॉरिटी चलती ही नहीं थी, राइट। और जो है ऐसा भी था कि जो सेंट्रल डायरेक्ट टैक्सेस थे वो भी सिक्किम या सिक्किम के लोगों के ऊपर नहीं चलते थे। तो देख सकते हो आप, जब आपको स्पेशल स्टेटस मिलता है तो कितने आपको एडवांटेज मिलते हैं। अब ये जो बात थी, अब क्या था, बेसिकली जो वहाँ के लोग भी हैं, सिक्किम के लोग भी हैं, उनके ऊपर भी क्या होता है, इनकम टैक्स अप्लाई नहीं होता था, राइट। तो जब ये सब कुछ हो गया तो कहीं ना कहीं वहाँ पे क्या हो गया, ऐसी सिचुएशंस कुछ बन गई कि आरबीआई को लगा कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम है वो अपनी ज़्यादा मनमानी कर रहा है, वहाँ पे सारा काम अच्छे से नहीं कर रहा है, वहाँ पे पब्लिक डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया है, एनपीए बहुत ज़्यादा हो गया है, बैंक की एफिशिएंसी डाउन हो गई है। इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से क्या कर दिया, नाउ आरबीआई हैज डिसाइड कि अब हम क्या करेंगे, अपनी जो है अब हम क्या करेंगे, रेगुलेशन करेंगे किसका, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम का। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा इशू। नाउ अगली न्यूज़ जो है हमारी न्यूज़ नंबर 5, राइट। इसमें क्या बोला जा रहा है, रिसेंटली आपको पता होगा इंडिया और चाइना का बॉर्डर डिस्प्यूट काफ़ी चल रहा था, तो उसके ऊपर बहुत सारी मीटिंग्स भी हो रही है। तो उसकी 10th राउंड ऑफ मीटिंग थी, ये भी कंक्लूड हो गई है। प्लेस कौन सा है, प्लेस है मोल्डो। कौन सा है, मोल्डो जो है ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इसको चौसल वाला प्लेस भी कहते हैं, राइट। जो चौसल के आसपास ही ये आपको मिलेगा मोल्डो स्पेस। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे मीटिंग हुई है बिटवीन द इंडिया एंड द चाइना, राइट। अब बेसिकली यहाँ पे ये था कि ये कोप्स कमांडर लेवल की एक मीटिंग थी, कहाँ पे, इंडिया और चाइना के बीच में हुई, राइट। कहाँ पे हुई है, मोल्डो में। ये आपको पॉइंट याद रखना है। गलवान वैली कहाँ पे सिचुएटेड है, आपसे ये पूछा जाएगा। गलवान रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए, राइट। जो पहले गलवान रिवर के बारे में यदि हम समझने की कोशिश करें तो जो गलवान रिवर है इट फ्लोज फ्रॉम द डिस्प्यूटेड अक्साई झील से निकलती है, ठीक है। और जो है ये फिर क्या करते हैं, ये ज्वाइन करते हैं श्योक रिवर को, और जो श्योक रिवर है वो किसकी ट्रिब्यूटरी है, इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द नुब्रा रिवर, राइट। इट इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द नुब्रा रिवर। यह पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है, राइट। सबसे पहले ये आप ऐसे समझो कि सपोज दिस इज इंडस, और इंडस की जो है क्या है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है नुब्रा की जो है ट्रिब्यूटरी कौन सी है, श्योक, और श्योक की जो है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन सी है, ये है आपकी गलवान रिवर। ये पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। लेकिन ये भी सबसे पहले हम ये वाले एरिया को समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या है। दिस इज द चाइना नेशनल हाईवे 219। एक तो आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। और ये जो बेसिकली पहले क्या होता था, पूरा जम्मू एंड कश्मीर होता था, लेकिन जो हमारा गिलगिट और बाल्टिस्तान वाला एरिया था ये पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया था। कब, 1947 में, जिसके बाद इसको क्या बोलना स्टार्ट कर दिया गया था, POK, ठीक है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, राइट। ये तो ये बात होगी। अब यहाँ पे जो है ये कौन सा है, ये है शक्सगम वैली। ये कौन सी वैली है, शक्सगम वैली। बेसिकली क्या हुआ था, इंडिया और चाइना के बीच में 1962 में वॉर हुई थी। जब 1962 में वॉर हुई थी तो चाइना ने अक्साई चीन वाले एरिया को ऑक्युपाई कर लिया था, और उसके बाद 1963 में इंडिया को जो जख्म दिए थे किसने, चाइना ने, उनके ऊपर और नमक लगाने का काम करके पाकिस्तान, जब पाकिस्तान क्या करता है, ये जो शक्सगम वैली थी जो कि कब अंडर थी, POK के अंडर थी, पाकिस्तान के अंडर थी, उन्होंने क्या कर दिया, ये जो है गिफ्ट कर दी किसको, ये गिफ्ट कर दी पाकिस्तान को, राइट। तो ये एक आपको पॉइंट याद रखना है। यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर आपको काराकोरम रेंज में मिलेगा, राइट, काराकोरम रेंज में मिलेगा। और काराकोरम रेंज किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ट्रांस हिमालय का पॉइंट याद है, राइट। तो बेसिकली हम हिमालयस की बात करते हैं, सो आपको 3 टाइप के देखने को मिलेंगे, ट्रांस, ग्रेटर और लेसर, राइट। लेसर हिमालयस को शिवालिक भी कह देते हैं, राइट, शिवालिक भी कह देते हैं। ट्रांस में आपको बेसिकली कौन से देखने को मिलेंगे, राइट, ये हम ट्रांस की बात करते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे आपको काराकोरम रेंज देखने को मिल जाएगी सबसे टॉप के ऊपर। उसके बाद जो है आपको जो है लद्दाख रेंज देखने को मिल जाएगी, ठीक है। आपको लद्दाख रेंज देखने को, उसके बाद जास्कर, ठीक है, जास्कर रेंज देखने को मिल जाएगी। जास्कर के बाद आपको कौन सी, लद्दाख रेंज देखने को मिल जाएगी। और काराकोरम के अंदर आपको K2 देखने को मिल जाएगा, राइट। K2 के बाद आपको गाशेग्राम जो है ये भी देखने को मिल जाएगी। गाशेग्राम के बाद आपको कौन सी चीज़ देखने को मिलेगी, ये है आपका जो है आपकी सियाचिन ग्लेशियर, राइट, सियाचिन ग्लेशियर।
ये पॉइंट आपको याद रखना है। और यदि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपको बेलगाम वेरी देखने को मिलेगी, राइट। तो यहाँ पे जो है इसके बारे में इतना मोर देन इनफ होगा। और ये क्या है, दिस इज एलओसी लाइन ऑफ एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल एंड दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। और ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है और ये लद्दाख है। ये बेसिकली इसको 5 जो आपका 5 अगस्त 2019 को क्या कर दिया गया था, 5 अगस्त 2019 में क्या कर दिया गया था, आर्टिकल 370 और 35A को क्या कर दिया गया था, एब्रोगेट कर दिया गया था। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है और लद्दाख को एक अलग से क्या किया जाता है, यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द न्यूज नंबर 6। ओके, दिस इज न्यूज नंबर 6। इसमें क्या बोला जा रहा है, अभी जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने है उन्होंने क्या बोला है कि वो एक्सपोर्ट करेंगे काला नमक राइस। काला नमक राइस कहाँ से, सिंगापुर से। तो पहला क्वेश्चन ये है कि कौन सी जो है स्टेट गवर्नमेंट है जो काला नमक राइस जो है एक्सपोर्ट करेगी, ठीक है। तो ये है यूपी, राइट। और ये करेगी किसको, क्वेश्चन नंबर 2 ये है आपका सिंगापुर, राइट। तो जो बेसिकली अब क्या करेगा कि जो स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश है ये एक्सपोर्ट करेगी अराउंड 20 टन, राइट, 20 टन ऑफ द काला नमक राइस टू द सिंगापुर। लेकिन और ये जो कर क्यों रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि ये जो फार्म एक्सपोर्ट है, जो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, इसको कहीं ना कहीं बूस्ट करेगी। लेकिन इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये काला नमक राइस है क्या। तो ये जो काला नमक राइस है इसको हम बुद्धा राइस भी कहते हैं। पहले ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए कि बुद्धा जो राइस है ये इसको कहते हैं, काला नमक राइस को कहते हैं, ठीक है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वैरायटी ऑफ द एरोमेटिक राइस। राइस का ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है, ठीक है। इसको ये भी बोला जाता है कि ये बुद्धा का महाप्रसाद है, ऐसा भी बोला जाता है, राइट। तो ये सारी की सारी चीजें आपको याद रखनी है। बिकॉज द राइस वाज ऑफर्ड टू द बुद्धिस्ट मॉन्क्स सो एज टू प्रमोट द राइस इन द बुद्धिस्ट कंट्रीज, राइट। इसलिए ये सब किया जाता है। मेनली कौन कौन से एरिया में कल्टीवेट किया जाता है, गोरखपुर, कुशीनगर, धौलिया, गोंडा, ये सारे एरिया में क्या किया जाता है, इसको जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो जियोग्राफिकल जो इंडिकेशन की बात कर रही है कि हमें क्या मिलना चाहिए, जो काला नमक राइस है इसके ऊपर हमें क्या मिलना चाहिए, जीआई टैग हमें मिलना चाहिए, राइट। ओके, नाउ तो बेसिकली ये जो काम कर रही है यूपी गवर्नमेंट की, ये क्या करेगी, एक्सपोर्ट करेगी काला नमक राइस को। कहाँ पे करेगी, सिंगापुर में। ये कर क्यों रही है, तो बेसिकली यहाँ पे जो है ये अपनी जो फार्म एक्सपोर्ट है उसको बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो ये सब जो है यहाँ पे चल रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज आई थिंक न्यूज नंबर 7 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन सबसे पहले आप ये समझ लो ये कौन सा है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ये बेसिकली एक इनिशिएटिव है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया है टू रिकॉग्नाइज द ट्रू पोटेंशियल ऑफ द स्टेट, की उस स्टेट के अंदर ट्रू पोटेंशियल क्या है, क्या कौन सा प्रोडक्ट वहाँ से निकल सकता है। तो बेसिकली ऐसा गवर्नमेंट का ऐसा मानना था कि जब हम ऐसा कोई स्कीम लेके जाएंगे फॉर लाइक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, तो ये बेसिकली क्या करेगी, इट विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट, किसकी तरह कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाएगी और जनरेट करेगी बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट। और जो है जो रूरल पीपल है जहाँ पे जो कि क्या करना चाहते हैं, जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, वो अपने गोल्स को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं थ्रू द आत्मनिर्भर भारत। ये गवर्नमेंट के क्या थे, विजन थे, राइट। तब द इनिशिएटिव इज ऑपरेशनली मर्ज विद, बाद में इसको क्या कर दिया गया, डिस्ट्रिक्ट एज अ एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव के तहत इसको क्या कर दिया गया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को मर्ज कर दिया गया, राइट। और ये जो सारा प्रोग्राम है डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब इनिशिएटिव, इसको इम्प्लीमेंट आपके करता कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ द कॉमर्स अलॉन्ग विद द डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ द इंडस्ट्री एंड द इंटरनल ट्रेड, राइट। तो ये एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज द न्यूज नंबर 7, राइट। अभी बोला जा रहा है कि सऊदी अरबिया ने क्या किया है, उन्होंने ओपन्स अप द आर्म फोर्सेस फॉर द वुमेन। अब क्या होगा कि सऊदी अरबिया की जो महिलाएं हैं दे कैन आल्सो जॉइन देयर आर्म फोर्सेस, राइट। तो रिसेंटली क्या हुआ है कि अब ऐसा बोला जा रहा है कि सऊदी अरबिया में क्या होगा है, जो वुमेन उनको रिक्रूट किया जाएगा एज अ सोल्जर, एज अ लेंस कॉर्पल्स, ठीक है, और सर्जेंट्स, राइट, स्टाफ सर्जेंट्स, ऐसे में क्या किया जाएगा, इनको रिक्रूट किया जाता है, राइट। तो बेसिकली क्या, अब इनको रिक्रूट कैसे किया जाएगा, ये भी जो है क्राइटेरिया इसका है, लेकिन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसका क्राइटेरिया क्या होगा। ये आपको पता होना चाहिए कि रिसेंटली कौन सी नेशन ने अलाउ किया है वुमेन को कि वो ज्वाइन कर सकते हैं देयर आर्म फोर्सेस, सो योर आंसर शुड बी सऊदी अरबिया, राइट। तो बेसिकली इसका मेन कर क्यों रही है सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया इसलिए कर रही है कि वो क्या करना चाहते हैं, रिसेंटली उन्होंने जो क्या किया है, सऊदी अरबिया ने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन फॉर द
2018 एंड 22। एक तो ये, और दूसरी बात ये है कि ये जो है यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन, ये किसके अंडर काम करती है? ये यूनेस्को के अंडर काम करती है, राइट। तो इसके लिए सऊदी अरबिया को इलेक्ट किया गया है, और यदि सऊदी अरबिया को इलेक्ट किया गया है सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सऊदी अरबिया कि वो क्या करे, दे नीड टू टेक द रिक्वायर्ड स्टेप्स, जिससे क्या होगा, जो वुमेन्स के राइट्स हैं उनको क्या किया जाए, इंक्रीज किया जाए। दैट्स वाई जो सऊदी अरबिया गवर्नमेंट है, दे आर टेकिंग ऑल दी स्टेप्स, राइट। यदि हम बात करते हैं किसकी, यदि हम बात करते हैं वुमेन्स के राइट की इन दी सऊदी अरबिया, तो काफ़ी आपको लिमिटेड राइट यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यदि हम कंपेरिजन करते हैं जो नेबर कंट्रीज के कंपेयर करते हैं, लाइक आप यूएई हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे काफ़ी स्ट्रिक्ट जो है लॉ है, और काफ़ी जो है शरिया लॉ है, उसने कहीं ना कहीं क्या किया हुआ है, काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज करके रखी है वुमेन्स के ऊपर, और शरिया लॉ को काफ़ी स्ट्रिक्टली क्या किया जाता है, उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है, उसको इंटरप्रेट किया जाता है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि वुमेन्स के ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है। लेकिन जो है क्या होता है, 2017 में मोहम्मद बिन सलमान जो है वो अपॉइंट होते हैं एज अ गवर्नर ऑफ द, एज क्राउन प्रिंस ऑफ द सऊदी अरबिया। उसके बाद से उन्होंने बहुत सारे जो है ऐसे स्टेप्स लिए जहाँ से क्या हो सके, वुमेन्स को ज़्यादा से ज़्यादा राइट दिए जा सके, राइट। लेकिन यदि इंटरनेशनल लेवल की हम बात करते हैं तो आपने एक नाम सुना होगा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट का। इसको जो है इशू कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक क्वेश्चन ये अच्छा प्रिपेयर हुआ आपके लिए, राइट। तो उसने ऐसा बोला, उसने अपनी रैंकिंग निकाली और उसमें ऐसा बोला गया कि 141 प्लेस पे आती है आउट ऑफ 144 कंट्रीज। यदि हम बात करते हैं जेंडर पैरिटी की, कौन, सऊदी अरबिया, तो काफ़ी कम है। उसके बाद जो है काफ़ी जो है ये बात चली कि सऊदी अरबिया में जो है वुमेन्स की राइट्स की बात जो है काफ़ी चली, जिसकी वजह से क्या किया है, यूनेस्को ने इलेक्ट कर दिया सऊदी अरबिया को टू द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ द वुमेन फॉर द 2018 टू 2022, राइट। जब ये हो गया तो उसके बाद जो है क्या हो गया कि अब सऊदी अरबिया को ये चीज़ पता चल गई कि नाउ द टाइम हैज़ बीन कम, जब उन्हें क्या करना पड़ेगा, दे नीड टू टेक द स्टेप्स टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वुमेन, राइट। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे डिसीजंस लिए, राइट। इन 2014 में इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने वुमेन्स को भी अधिकार दे दिया इलेक्शन के अंदर वोट डालने का। एक ये हो गया। उसके बाद ये भी बोला गया कि ठीक है, आप जो है कंसल्टेटिव जो उनकी असेंबली होती है उसके अंदर भी वुमेन्स को क्या किया जाएगा, इलेक्ट किया जा सकता है। 2017 में ये बोला गया कि वुमेन्स जो है उनको एक्सेस होना चाहिए गवर्नमेंट सर्विसेज का। फॉर एन एग्जांपल यदि हम हेल्थ की बात करें और एजुकेशन की बात करें, जो ठीक है 2017 में ही बोला गया कि यदि कोई वुमेन ड्राइव करना चाहती है इन सऊदी अरबिया तो वो उनको अलाउ होगा, राइट। और 2019 में बोला गया कि यदि कोई वुमेन जो है डाइवोर्स लेना चाहती है तो वो भी ले सकती है, ठीक है। और जो है 2019 में एक और बात बोली गई कि जो मैरिज होनी चाहिए, जो वुमेन की एज होनी चाहिए वो ग्रेटर देन 18 होनी चाहिए, तभी उसकी क्या हो पाएगी, मैरिज हो पाएगी, राइट। So these were the all steps taken by the Saudi Arabia in order to improve the status of the women in the Saudi Arabia, right? Now moving to the next news, which is number 8, right? National Commission of the Backward Classes, right? इनके जो चेयरमैन ने क्या बोला है कि दे वर फोकसिंग ऑन द सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी, राइट। ये सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी बेसिकली है क्या, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड सीरियसली, राइट। बेसिकली क्या होता है कि रिजर्वेशन दिया जाता है, राइट। रिजर्वेशन दिया जाता है ओबीसी को, कितना मिलता है, 27%, राइट। अब जो है क्या होता है, अब ऐसा नहीं है कि हर ओबीसी क्या है, दे नीड कि उनको क्या है रिजर्वेशन की जरूरत है या वो पुअर है, ठीक है, राइट। ऐसा भी तो है। तो बेसिकली अब क्या बोला जा रहा है कि ओबीसी के अंदर भी हम क्या करेंगे, हम क्लास का कैटेगराइजेशन करेंगे और उसके बेसिस पे हम जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है उसको हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाएंगे। सारे के सारे ओबीसी को जो क्या करेंगे, हम रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। अब बेसिकली ये सारी चीजें आई कहाँ से, ये जो जस्टिस रोहनी कमीशन बनाया गया था, इसने क्या किया था, इसने ये रिकमेंडेशन दी थी कि सर ऐसी बात है, हर जो ओबीसी है इट इज नॉट नेसेसरी कि वो क्या हो, उसको रिजर्वेशन की जरूरत है। जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जो गरीबों में गरीब है, राइट, आप उसको रिजर्वेशन दो ना, राइट। तो जस्टिस रोहनी कमेटी को बेसिकली कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है ऑन द 2 अक्टूबर 2017 और इस कमीशन ने बेसिकली इसका काम ये था कि आपको ये बताना है कि जो सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। फिर क्या करती है 2021 में, जुलाई 2021 में बेसिकली ये क्या करेंगे, अपनी इस रिपोर्ट को क्या करेंगे, सबमिट करेंगे। लेकिन ये जो है आसार पहले से ही है कि कहीं ना कहीं ये क्या करेंगे, इनकी रिपोर्ट में ये चीज जरूर मेंशन होगी कि आपको क्या करना है, आपको सब कैटेगराइजेशन करना है ऑफ द
द अदर बैकवर्ड क्लासेस का, राइट। तो ये बेसिकली कैसे करेगा, अब जो जस्टिस रोनी कमेटी है अब ये डिसाइड करेगी कि आप कौन सा प्रोसीजर फॉलो करोगे जब आप सब कैटेगराइजेशन ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस को क्या करोगे, डिटरमाइन करोगे। तो इसीलिए क्या किया गया था, जस्टिस रोनी जो कमीशन थी इसको जो है फॉर्म किया हुआ था, राइट। तो यदि हम बात करते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ द ओबीसी, तो ये कुछ स्टेट में ऑलरेडी चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल बिहार के अंदर आज की डेट में क्या होता है कि जो भी ओबीसी है उनके बीच में भी क्या है, सब कैटेगराइजेशन स्टार्ट हो चुका है, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि क्या हुआ था 2018 में जो हमारी गवर्नमेंट थी वो एक बिल लेके आती है, उसने क्या किया, जो नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस थी इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। इसको क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। और जैसे ही इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया तो उसके लिए दे रिक्वायर्ड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, राइट। पहले बिल जो आता है वो कौन सा था, 123rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2017। जब ये लोकसभा से पास होता है, राज्यसभा से पास होता है, ठीक है, प्रेसिडेंट इसको अपना कंसेंट देते हैं, तो जो है 102 अमेंडमेंट बिल जो है ये बनता है 2018 का, जिसके द्वारा क्या किया जाता है, नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस इनको क्या दिया जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाता है। और सर यदि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, व्हाट डज इट मीन, कि कहीं ना कहीं इसके बारे में आर्टिकल भी होगा। यस, जो आपका आर्टिकल 338B of the Indian Constitution, it deals with the National Commission for the Backward Classes, right? और आज की डेट में क्या है कि ये जो National Commission for the Backward Classes है, it works under the Ministry of the Social Justice and the Empowerment, right? तो ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। और उससे पहले आपको आर्टिकल 338 को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 338B को। एज पर दिस आर्टिकल द कमीशन कंप्राइजेस ऑफ अ चेयरपर्सन, इसमें एक चेयरपर्सन होगा, वाइस चेयरपर्सन एंड द 3 अदर मेंबर्स, एंड द अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ द सर्विस, टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ ऑल ऑफ देम इज डिसाइडेड बाय whom, is decided by the president of India, right? So you are supposed to remember all these things, and this is how this lecture comes to an end. So I hope you like the video. If you feel it worth to share with your friends, then you can, and we will continue this series by tomorrow also. So till then, thank you so much, right?